तो यदि आप रासायनिक समीकरण सीखने के लिए आए हो, अगर आपको बिल्कुल भी रासायनिक समीकरण नहीं आता, तो बच्चों ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मेरी गारंटी है आप यहां से समीकरण सीखकर जरूर जाओगे। मैं इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे भैया किस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण दे दे, हम उसको कैसे चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। जिस प्रकार से आप मार्केट जाते हो और सब्जी खरीदते हो तो दुकानदार एक किलो बट रखा रहता है इस प्रकार सा, ठीक है, और आप क्या करते हो भैया, देखते रहते हो कांटा को कि कहीं दुकानदार कांटा ना मार दे। एक तरफ रखे रहेगा 1 किलो का बट, है ना। अगर आपको 1 किलो टमाटर खरीदने हैं तो इधर 1 किलो का बट रखेगा वो, और इधर क्या रखेगा, टमाटर रखेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोनों को तौलेगा कि हाँ भाई जब तक ये कांटा बीच में ना आ जाए तब तक तौलेगा, टमाटर डालते जाएगा। जैसे ही कांटा बीचों बीच हुआ, हाँ भाई आपका 1 किलो का टमाटर हो गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण में भी हम वही करने वाले हैं। मतलब सर क्या तौलने वाले हैं क्या? हाँ, तत्वों को तौलेंगे और देखेंगे इधर अणु की संख्या, तत्वों की संख्या और इधर वाले तत्वों अणुओं की संख्या दोनों बराबर है कि नहीं। बस यही करना है यार रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ओके, अब देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक चीज बता दूं बच्चों, एकदम शुरुआत से ले जाना चाहता हूं आपको ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो आपका। यहां पर एक आर्ट वाला बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर बैठा रहे, वो भी अगर रासायनिक समीकरण संतुलित करना देख रहा होगा तो वो भी सीख जाए, ऐसे बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, मान लीजिए कोई ये ए है प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर मान लीजिए 2b और a बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पर प्यारे बच्चों इधर वाली चीज को बोला जाता है अभिकारक। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अभिकारक। ठीक है, आई होप आपको तो इतना पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को इतना तो मालूम होगा कि इसको अभिकारक बोलते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाते हैं तब जो नया पदार्थ बनता है वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है भैया, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और ये जितनी भी चीज हो रही है मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो इस सारी प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों, ये पूरी आपकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा भैया, अभिक्रिया कहलाता है। सर यही क्या कहलाता है, अभिक्रिया। ओके, तो इसको ऐसे लिख दूं, यही आपका अभिक्रिया कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ठीक है, ओके, यहां तक बात सबको हजम हो गई? हाँ सर, हमको पता चल गया कि इधर वाले अभिकारक होते हैं और जब अभिकारक आपस में मिल जाते हैं, इनके बीच कुछ क्रिया होगी, तब क्या बनेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा जिसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अब हमको इतना तो समझ में आ गया। अरे भैया आपको कहीं पे जाना है, कहीं गांव जाना है, कहीं शहर, तो उसका मार्ग पता होना चाहिए ना भाई, है नहीं, तभी तो वहां पे जाओगे, है ना। अब जैसे कि मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जा रहा हूं, अब मेरे को रासायनिक समीकरण ही क्या है वही नहीं पता होगा तो मतलब क्या पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये रासायनिक समीकरण है आपका, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है और सारी चीज को अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमको कुछ नहीं करना, क्या करना रहता है, जितने भी अभिकारक के अणु की संख्या होगी उधर उत्पाद में भी उतने ही अणु की संख्या होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ को बराबर करने हैं। अगर मान लो इधर 2 लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने लड़के हैं, 2, तो इधर भी 2 लड़के होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों की संख्या बराबर करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए और बी की। अच्छा देखो यहाँ पर कितने ए हैं भैया, गौर से देखो कितने एक है, झूठ मत बोलना सर, यहाँ पर केवल एक ए है। कितना एक है, कितना ए है, 1। अच्छा इधर देखो, और एक चीज बता दूं बच्चों, अगर किसी भी यौगिक, किसी भी अणु, किसी भी परमाणु के सामने में यदि कोई अंक लिखा है तो उस अंक पे सभी का हक होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, 2 लोग हैं, एक बी है और दूसरा ए, और दोनों के सामने में 2 लिखा है। ठीक है, तो इस 2 पे हक किसका होगा, मतलब कैसे हम, मतलब यहाँ पर क्या हम केवल बी को 2 मानेंगे, मतलब बी की संख्या को ही 2 मानेंगे क्या? तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर बी को, यहां पर जो 2 की वैल्यू है वो केवल बी के लिए नहीं बल्कि ए के लिए भी होगा। ये जो 2 गिना जाएगा ना वो बी के लिए भी गिना जाएगा और ए के लिए भी गिना जाएगा। अगर मान लो यहां पर और कोई और तत्व होते ना तो उसके लिए भी गिना जाता। ठीक है, मतलब किसी भी यौगिक के सामने या अणु के सामने, अणु कब होगा, जब 2 परमाणु जुड़ जाए तो अणु कहलाता है। ठीक है, तो जब 2 मतलब अणु के सामने कोई भी अणु हो, उसके सामने में कोई भी संख्या हो तो वो संख्या सभी परमाणु के लिए मान्य होगा, सभी के लिए गिना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सामने में 2 लिखा, वो बी के लिए भी 2 होगा, वो ए के लिए भी 2 होगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। और नहीं भी आया होगा तो ध्यान से सुनो, जैसे कि भैया ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है। अब मेरे घर के सामने में कोई चीज रख दे तो वो चीज मेरा हक होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे घर के सामने में है मतलब मेरा ही है, ठीक है। अब इसके साइड में भी और घर है मतलब उस रास्ते पे उसका भी हक होगा। मतलब घर के सामने में जो रास्ता होता है उस रास्ते पे हक इस घर वाले का भी है और पीछे वाले घर वाले का। भैया पीछे वाले घर वाला कहाँ से जाएगा? तो उसी रास्ते से जाएगा। इतना बात समझ में आया? मतलब हाँ सर, कोई भी अणु हो या कोई भी यौगिक हो, उसके सामने यदि कोई अंक लिखा है तो उस अंक पर हक दोनों का होगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जितना भी है उन सभी का हक समान अधिकार होगा। ठीक, अच्छा अब आगे आते हैं। मतलब इसका मतलब सर, इसका मतलब यहां पर बी कितने हैं भैया? इसको मिटा दूं क्या?
चल यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब बी की संख्या कितनी है, इसके मतलब बी यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ए कितने हैं भैया 2, मतलब बी की संख्या 2, ए की संख्या 2। अब इधर आ जाओ, इधर बी कितने हैं, इधर तो बी 1 है भैया, ए कितने हैं, ए भी 1 है, तो गड़बड़ है कि नहीं, हमको दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अगर आपको बराबर करने हैं तो याद रखना नीचे में कभी नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखा जाता है सामने में लिखा जाता है। आपको केवल इतना अधिकार मिला है बैलेंस करने के लिए कि आप सामने में ही अंक लगाओगे, चाहे 1 अंक लगाओ, 2 अंक लगाओ, 3, जितना मर्जी उतना लगाओ, लेकिन कहाँ लगाओगे, कोई भी अणु या परमाणु के सामने में लगाओगे, नीचे में कोई नहीं लगाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सामने में 2 लगाया, अब ये जो बी है वो कितना हो गया भैया 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ए कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर सामने में 2 लगाने से अब ए भी कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों समीकरण को संतुलित करा जाता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था, मैं आपको अब आगे अच्छे से बताने वाला हूँ एग्जाम्पल लेकर। तो इतना बातें बेसिक चीज आपको समझ में आ गई भैया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट अभी मैंने लिया, तो यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भैया इसका स्क्रीनशॉट का पीडीएफ आपको फास्ट गाइड ऐप पर मिलेगा। तो फास्ट गाइड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसको जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल पे, तब जाकर वहां पर ऐप में जाओगे, वहां पे स्लाइड बटन होगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ का फॉर्म में दिखेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं, अब हम यहां से एकदम सरल से लेकर कठिन की ओर रिएक्शन को जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले सरल सरल रिएक्शन समझने वाले हैं, बेसिक बेसिक, उसके बाद धीरे 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 कठिन कठिन समीकरण को संतुलित करते जाएंगे। तो देखो भैया सबसे पहला रिएक्शन समझो, ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है और दोनों मिलकर CaH2 बनाया, ठीक है। अब समीकरण को संतुलित करने की बारी है, कुछ नहीं देखना है। अच्छा बताओ इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है सर, तो इधर सर कैल्शियम 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम मात्र 1 है, ओके। अब देखो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या गिन लो भैया, तो हाइड्रोजन सर यहां पर कितने हैं 2 है, यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां पर भी कितने हैं भैया 2 है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों दोनों तरफ के मान बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो भैया इस समीकरण में तो पहले से साल्वा है, मतलब कैल्शियम है आपके 1, कैल्शियम 1 इधर भी है ना, प्रोडक्ट और मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब तो कैल्शियम तो बराबर है भैया, ये देखो इधर भी कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बिल्कुल साल्वा है पहले से, तो इस पर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो आपको पहले से गिवन होंगे, पहले से दिया रहेगा समीकरण को संतुलित के फॉर्म में, ठीक है, मतलब पहले से समीकरण संतुलित रहेगा। अब चल दो दूसरे नंबर के रिएक्शन पे, दूसरे नंबर की अभिक्रिया पे। अच्छा देखो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर CuO बनाया। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर कॉपर की संख्या कितनी है जी 1, यहां पर कॉपर की संख्या कितनी है भैया 1, दोनों तरफ एक एक कॉपर है, ठीक है, दोनों तरफ एक एक कॉपर की संख्या दिया गया है। अब देखो ऑक्सीजन को देखो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो गड़बड़ है कि नहीं, हाँ सर, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर बैठाना पड़ेगा, तब हमारी तराजू बराबर होगी, पलड़ा भारी, दोनों तरफ के पलड़ा बराबर होगा। तो क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सामने में जितना अंक कम पड़ रहा है उतना लिखते हैं। तो किधर कम पड़ रहा है, इधर 2 है, इधर कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे सामने में लिखेंगे 2। जैसे ही मैंने सामने में 2 लिखा, अब ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, लेकिन कॉपर का भी 2 हो गया, क्योंकि सामने में है, इसके घर के सामने में है। अगर इस किसी भी यौगिक के घर के सामने में होगा मतलब उस पर सभी का समान अधिकार होगा, मतलब कॉपर भी 2 हो गया। अब पहले कॉपर 1 था, अब कितना हो गया भैया 2 हो गया। अच्छा सर इधर कॉपर 2 हो गया तो इधर गड़बड़ हो गया, इधर तो कॉपर 1 है, तो प्यारे बच्चों इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा और आपको सामने में लिखना पड़ेगा 2। अब इधर भी कॉपर क्या हो गए 2 हो गए भैया। तो इस प्रकार से अब समीकरण हुआ संतुलित, देख सकते हो इधर कॉपर 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर कॉपर 2, ऑक्सीजन 2, अब हो गया समीकरण बढ़िया सा संतुलित, ठीक, बहुत ही आसान है यार। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चे आपके लिए। तो यहां पर थर्ड एग्जांपल लेकर आ गए आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन दोनों आपस में क्रिया किए, जुड़े और Mg3N2 बनाया, ठीक। अब सबसे पहले इसकी संख्या देखो, इधर देखो भैया लोग, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है सर 1 है, और नाइट्रोजन की संख्या भी देखो, तो नाइट्रोजन की जो संख्या है भैया वो कितनी है, यहां पर देख लो N2 है, मतलब 2 है। पहले से 2 रहेगा तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, मतलब नीचे में लिखा रहेगा उसको आप बदल नहीं सकते, वो अटल सत्य है, उसको भगवान ने बनाया है, समझ जाओ, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। छेड़खानी आपको करनी है इन यौगिक के सामने में लिखकर अंक को, इनके सामने में लिखकर अंक को, इनके सामने में लिखकर अंक को। तो सामने में लिख सकते हो भैया, लेकिन नीचे में नहीं लिख सकते। अच्छा और देखो इधर तो बना दिया, मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रोजन 2, इधर देखो आप मैग्नीशियम कितने हैं, तो सर मैग्नीशियम इधर तो सर Mg3 है, मतलब 3 मैग्नीशियम। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने हैं भैया, तो नाइट्रोजन है सर 2। अब कौन अनबैलेंस है, कौन मतलब बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 3, यही बराबर नहीं है, इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन बराबर है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम इधर 3 है, तो जिधर कम होगा उधर हमको लगाना पड़ेगा अंक को। कितना कम है इधर मैग्नीशियम भैया 1 ही है, मतलब हमको मैग्नीशियम के सामने कितना लिखना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम के सामने लिखना पड़ेगा बबुआ 3। अब मैग्नीशियम हो गया 3, अब यहाँ पर 1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा मैग्नीशियम 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 अब हो गया बराबर। मैं जैसे ही 3 लिखा तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई 3। अब देखो इधर मैग्नीशियम 3 नाइट्रोजन 2, अब हो गया भैया हमारा समीकरण संतुलित। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से चलो कैल्शियम पे चलते हैं। इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है और फास्फोरस की संख्या कितनी है सर, तो फास्फोरस यानी P, फास्फोरस का संकेत P होता है, तो यहाँ पे P4 है, मतलब फास्फोरस की संख्या 4 है। अब इधर आ जाओ, कैल्शियम की संख्या देखो, तो कैल्शियम की संख्या है बच्चों Ca3 है, मतलब 3 है। अब फास्फोरस की संख्या देखो भैया, फास्फोरस की संख्या है सर 2। अच्छा, कौन अनबैलेंस है, दोनों के दोनों अनबैलेंस है, दोनों के दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 3 है, फास्फोरस 4, फास्फोरस 2, गड़बड़ है कि नहीं। हाँ, अब देखो इसको किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है आपको कि सभी संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कैल्शियम है 3 और अगर मैं ऐसे करूँ फास्फोरस है 4, तो प्यारे बच्चों क्यों ना मैं इस यौगिक के सामने क्या लिख दूं पता है, 2 लिख दूं। क्या लिख दूं 2, तो होगा क्या, जैसे ही 2 लिखा ना तो इसके नीचे में जो अंक होता है उसके साथ उसका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, गुणा। मतलब ध्यान से देखो कैल्शियम Ca3 है तो 3 मतलब 3 है ना, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, गुणा होगा जी, तो 3 दूनी 6, मतलब कैल्शियम की संख्या कितनी हो गई, तो बच्चों कैल्शियम की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी भैया 3 से अब बढ़कर दुगुना हो गया, 3 दूनी 6। याद रखना हमेशा अगर इधर अंक है तो इस अंक का सामने वाले अंक के साथ हमेशा गुणा होगा, तो 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों आगे, अब यहाँ पर P2 है तो इसका भी गुणा होगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, तुम हटो भैया 2, अब यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 लिखो, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कैल्शियम हो जाएगा 6 और फास्फोरस हो जाएगा 4। अब इधर आओ, अब देखो फास्फोरस हुआ कि नहीं हुआ बराबर, हाँ सर फास्फोरस का काम बन गया, फास्फोरस हो गए आपके बराबर। गड़बड़ कहाँ है, कैल्शियम में। अब देखो कैल्शियम कितने हैं 6, तो कुछ नहीं करना आपको, कैल्शियम के सामने में लगा दो 6। अब हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख दूं, कैल्शियम के सामने में लगा दो 6, अब कैल्शियम की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी भैया। तो इस प्रकार से हो गया ये समीकरण आपके संतुलित। आई होप बच्चों आपको ये वाला टॉपिक या ये वाला समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा सामने वाले का और नीचे वाले का अंक का क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब देखो Fe2O3 + CO, इधर क्या बना प्रोडक्ट Fe + CO2 बना। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, यहाँ पर सभी को लिख दें। फेरस इधर कितने हैं भैया, तो फेरस की संख्या सर इधर 2 है। ऑक्सीजन की संख्या देखो, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बस मत देखो, यहाँ पर भी है, इधर वाला जितना है टोटल करो, तो यहाँ पर है 3 और 1 4, मतलब ऑक्सीजन की संख्या है। अच्छा इसको ऐसे लिखूँ कलर में ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत मत हो, है ना। ऑक्सीजन भी और कार्बन भी है, सबके बराबर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कलर में लिखता हूँ, तो देखो भैया फेरस की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 और 1 4, और कार्बन की संख्या तो 1 है, तो इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो फेरस की संख्या, तो फेरस की संख्या क्या है बच्चों, कार्बन की संख्या क्या है बच्चों, गिनते रहो। ऑक्सीजन की संख्या क्या है डियर माय स्टूडेंट, तो देखो भैया अच्छा ध्यान से सुनना यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अब देखो फेरस की संख्या क्या है 1, कार्बन की संख्या क्या है 1 ही तो है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2। अब देखो अब बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। इधर देखो फेरस कितने हैं 2, उधर 1, गड़बड़ है, हाँ सर। ऑक्सीजन देखो 4, इधर कितने हैं 2, गड़बड़ है। इधर देखो कार्बन 1, उधर कार्बन 1, कार्बन तो बराबर है। अब पहले किसको संतुलित करें, तो समीकरण को संतुलित एक ही बार में नहीं हो जाता है, कई बार आपको मिटाकर भी बनाना पड़ता है। तो रफ कार्य में अधिकतर आप समीकरण संतुलित जब भी करो तो रफ कार्य में करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो हम इसको ना ऐसे अनुमान के द्वारा करते हैं, अनुमान विधि कहलाता है आपका। अब अनुमान लगाओ, कोई भी ले लो, किसी को भी संतुलित कर लो। अब फेरस इधर 2 है, तो चलो मैं इसको संतुलित कर लेता हूँ, सामने में 2 लगा दिया। अब फेरस कितना हो गया भैया 2 हो गया, ठीक है। फेरस समीकरण संतुलित हो गया, ठीक। अब किसको करें, कार्बन तो है, अब ऑक्सीजन बचा। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं, इधर है सर 2। अब क्या करें, तो भैया सामने में लगाओ 2, जैसे ही सामने में लगाया तो 2 दूनी हो गया ऑक्सीजन 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए पता है, ऑक्सीजन हो गए 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4, लेकिन जैसे ही सामने में 2 लगाया, अब कार्बन कितने हो गए 2, तो कार्बन हो गए भैया 2, तो कार्बन भैया यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए। अब इधर देखो, हाँ फेरस तो बराबर है, ठीक, और ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, कार्बन 2 इधर कार्बन 1, तो गड़बड़ है, तो सामने में मैंने क्या लगाया 2। अब कार्बन हो गया कितना 2, देखते रहना कितना तमाशा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन हो गया 2, कार्बन हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन भी क्या हो गया दुगना हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 3 और 2 क्या हो गया भैया 5। यहाँ पर हो गए सर 5 ऑक्सीजन हो गए सर, कैसे करते हो सर, यहाँ पर तो 5 और हो गए। अब फिर उधर गड़बड़ हो गया, तो फिर उधर गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 हो गया। अब क्या करोगे, अब तो एक चीज बता दो बच्चों, अब इसको ऐसे करना, कभी भी इधर विषम संख्या में रहे, जैसे 3 और 1 4 है ना, और इधर है आपका 2, तो अधिकतर प्रायिकता क्या बनेगी, तो ध्यान से समझना, इस समीकरण को ऐसे संतुलित करना। एक काम करते हैं, मैं क्या लगा देता हूं इसके सामने में 3, जैसे ही 3 लगाया तो ऑक्सीजन क्या हो गया 3 दूनी 6, क्या हो गया भैया 6 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिखो आप ऑक्सीजन 6, और कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे आपके 3, कार्बन हो गए 3। अब इधर आओ, उधर ऑक्सीजन 6 है ना, इधर 3 है ना, एक मतलब ऑक्सीजन 6 कार्बन 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। अब कार्बन कितने हो गए 3, अब कार्बन कितने हो गए,
अब हो जाएंगे भैया आपके कार्बन हो जाएंगे 3 और ऑक्सीजन कितनी हुई तो देखो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन अब हो गए 6। अब हुआ समीकरण बढ़िया सा संतुलित। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर एक ही बार में नहीं बनता, कई बार में इसको मिटाना भी पड़ जाता है क्योंकि हम अनुमान लगाकर बना रहे हैं। तो अनुमान विधि होता है भैया अनुमान लगाकर समीकरण को संतुलित करना। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। हाँ सर फेरस दो सामने में 3 लगाने से कार्बन हो गया 3 और ऑक्सीजन हो गया 6, तो इधर सामने में 3 लगाओ जिसके कारण कार्बन हो गया 3 और 3 ऑक्सीजन और पहले से इधर 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 3 क्या हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार से हो गया आपका समीकरण संतुलित। आई होप आपको ये समझ में आया। हाँ अब देखो नीचे वाला जिंक वाला, ठीक है भाई। अब ये वाला देखो जिंक, अब जिंक पे फोकस करो, जिंक सल्फाइड। यहाँ पर ZnS है प्लस O2 दोनों रिएक्शन किया, ZnO बनाया और SO2 बनाया, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर वाले का है ना, इसको इसमें मिला मत देना, ऊपर वाले का है। अब देखो यहाँ पर जिंक कितने हैं देखना, सल्फर कितने हैं देखना, ऑक्सीजन कितने हैं देखना, ठीक है। सबको अच्छे से देख के लिखना भाई, गड़बड़ नहीं करेंगे। सर जिंक 1 है, सल्फर सर 1 है, ऑक्सीजन सर 2 है। इधर देखो जिंक कितने हैं देखो ढंग से, ऑक्सीजन सल्फर पहले लिख देता हूँ, ठीक है। सल्फर कितने हैं देखो, ऑक्सीजन कितने हैं देखो, देख लिए। चलो बताओ मेरे को जल्दी से। तो सर जिंक 1 है सर, सल्फर कितने हैं 1 है सर, ऑक्सीजन सर 3 है, 1 और 2 और 1 3। तो गड़बड़ कौन हो रही है सर, गड़बड़ ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीका बताता हूँ बच्चों, एक तरफ ऑक्सीजन 2 हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन 3 हो, तो क्या करेंगे जिधर 3 है उधर 2 का गुणा और जिधर 2 है उधर 3 का गुणा। समझ आया? मतलब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है तो मैं 2 का गुणा कर देता हूं ताकि 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 है तो इधर 3 का गुणा करूंगा। देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कुछ नहीं सामने में क्या करो 3 का गुणा करो, बैलेंस हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कहां पर गुणा करें, यहां पर ही गुणा कर देते हैं, ठीक है। सामने में क्या कर देता हूं 2 का गुणा, देखते जाओ सामने में मैंने क्या करा 2 का गुणा, यहां पर भी कर सकते हो यहां पर भी कर सकते हो, अभी करना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर जैसे ही मैंने 2 का गुणा किया तो सल्फर कितने हो गए भैया 2, सल्फर हो गए सर 2, ठीक है, सल्फर हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और 1 5, अभी हो जाएगा टेंशन नहीं, सल्फर 2 है ना, इधर भी सल्फर आ जाओ। तो यहाँ पे तो सल्फर 1 है सर, तो क्या करेंगे तो इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा 2। अब जिंक भी 2 हो गया तो इसके सामने लिखना पड़ेगा 2। अब जिंक भी 2 हो गया, अब गिनो ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6। अब ऑक्सीजन हो गए भैया आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 6, जिंक हो गया 2, सल्फर भी 2। अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सामने में 2 रखा तो इन सभी की संख्या बदल गई। कैसे गिनो, जिंक कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं भैया 2, ऑक्सीजन कितने हैं भैया 3 दूनी 6। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों सभी की संख्या बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित करते हैं। आपको फिर से बोल रहा हूं, सामने वाली संख्या और इधर नीचे वाली संख्या दोनों का आपस में गुणा होता है, गुणा होता है, गुणा होता है, ठीक है। और जब भी सामने में रखोगे उस सामने वाले अंक पे सभी तत्वों का समान अधिकार होगा। जी अगर सामने में 2 रख दिया मतलब जिंक भी 2 ऑक्सीजन भी 2, आपको केवल अधिकार है सामने में रखने का, नीचे में आप ऐसे 2 नहीं लिख सकते, ओके। नीचे में यहाँ पर ऐसे करके सर उधर सल्फर 2 है तो इधर ऐसे कर दूं क्या, नहीं, तो आप ऐसे नीचे में नहीं लिख सकते, है ना, इतना आपको समझ रखनी है। तो इस प्रकार से समीकरण भी क्या हो जाता है आपका संतुलित हो जाता है। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं। अब ये हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित करने का सबसे लास्ट एग्जाम्पल होगा, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अपने माइंड को ओपन करके समझना, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इस थोड़ा सा देखो मैं एकदम अलग अलग प्रकार के रासायनिक समीकरण संतुलित करा रहा हूं ताकि आपको सारा डाउट मतलब कोई सभी प्रकार का आ जाए आप बना लो, ठीक है। तो देखिए भैया यह है आपका 6वें नंबर का सवाल। कॉपर Cu प्लस HNO3 दोनों आपस में मिले तो CuNO3 ब्रैकेट, अब देखो ब्रैकेट वाला आ गया ना, तो ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के बाहर में 2 है प्लस NO2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट है आपका। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर सभी के हम लोग पहले गिन लेते हैं भैया कौन कितना है। अच्छा बताओ इधर कॉपर कितने, अब गिनते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ, यहीं पर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा बताओ इधर कॉपर कितने हैं भैया 1 है सर, इधर कॉपर कितने हैं 1। और पहले कोष्टक का खेल समझो, यहाँ पर प्यारे बच्चों कोष्टक के अंदर कौन है, तो कोष्टक के अंदर NO3 है सर, और कोष्टक के बाहर में कितने अंक लगे हैं 2। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर कोष्टक के बाहर में कोई भी अंक आपको दिया रहे तो वो अंक का गुणा आपको सभी के साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन कितने हैं पता है N2, मतलब 2 नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन वो कितने हैं पता है, तो दोनों का गुणा कर दो तो 3 दूनी 6। समझ में आया? मतलब कोष्टक के बाहर का अंक इनके साथ गुणा होगा, मतलब n के बाहर में 2 है मतलब N2 है वो, O3 के बाहर 2 है मतलब पहले से 3 है और इधर 2 है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, है ना, 3 है और 2 है तो 3 दूनी 6। क्योंकि कोष्टक मतलब क्या होगा बच्चों गुणा, तो कोष्टक मतलब गुणा, तो बाहर में जो अंक रहेगा उसका अंदर इसके साथ क्या होगा गुणा होगा। अगर यहाँ पर N2 पहले से रहता तो 2 दूनी क्या हो जाता 4 हो जाता। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया। हाँ सर, अब ध्यान से देखिए आगे, ठीक है, ये आपके 6वें नंबर के सवाल। तो कॉपर HNO3, तो कॉपर तो बराबर है भैया, कॉपर इधर भी 1 है और कॉपर इधर भी क्या है 1 है, ठीक है। और आगे देखो, अब बाकी सवाल मतलब बाकी तत्वों को देखो, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं सर, इधर हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं तो सर नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन 3, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉपर 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन है सर ये कितने हैं भैया, हाँ इधर टोटल किया था ना, हाँ तो इधर देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 1 कम 2, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन है 2 और 1 3, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं 3। और देखो इधर
कौन बचा अब, कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बचा। तो बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2, 6 और 2 8, और यहाँ पर 1 9, और कौन बचा, हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो इस प्रकार से मैंने सभी को लिख दिया। क्या बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको समीकरण, नहीं सर बराबर है ही नहीं, आप देख पा रहे हो, आराम से देखो भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन 9, इधर ऑक्सीजन है 3, बहुत गड़बड़ है ना। हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, और नाइट्रोजन इधर 3 है, नाइट्रोजन इधर 1 है। तो कैसे संतुलित करें, तो ध्यान से मन लगाकर समझना, एक ही बार में नहीं होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इस कारण से रफ कॉपी में करना, क्योंकि हमको मिटा मिटा कर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। और देखो कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, अब इधर मतलब इधर टोटल नाइट्रोजन 3 है, और इधर कितने हैं सर 1। तो क्या मैं इसके सामने 3 लगा दूं, हाँ चलो लगा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही 3 लगाया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 3, अब पहले हाइड्रोजन 1 था, अब कितना हो गया भैया 3 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये देखो इसको मिटा के थोड़ा साफ सुथरा लिख दूँ, ये 9 हो गए, और ये कितने हो गए 3। अब अच्छा नाइट्रोजन भी कितने हो गए 3 हो गए, नाइट्रोजन भी कितने हो गए 3। अच्छा अब आगे समझो बच्चों, अब इधर देखो नाइट्रोजन हो गए 3, नाइट्रोजन हो गए 3, और हाइड्रोजन हो गए 3, तो क्या इधर भी हाइड्रोजन 3 हुआ, क्या हुआ, इधर तो हाइड्रोजन 2 है, तो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन तो इधर 9 है, इधर ऑक्सीजन 9 है, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 3, हाँ भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन क्या हाइड्रोजन हो रहे हैं, क्या नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर कोई एक भी तत्व अगर छूट गया समीकरण संतुलित करने में, तो समझ जाना भैया आपके समीकरण संतुलन हुआ ही नहीं, गड़बड़ है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जब तक जितने तत्व सारे के सारे तत्व संतुलित नहीं हो जाते, तब तक आपको समीकरण संतुलित नहीं मान सकते, ठीक है। ये नहीं कि भैया एक टमाटर एक्स्ट्रा चढ़ा दो क्या जाता है, ऐसी वाली बात नहीं है भैया, ये मार्केट नहीं है आपका, ओके। तो इधर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2, गड़बड़ है, अब क्या करें। तो अब ध्यान से सुनिए, अब एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, अगर मैं इस नाइट्रोजन के सामने 2 लिख दूँ, चलो इसको थोड़ा अलग कलर में लिखूँ आपको स्पष्ट नजर आए। अगर इस नाइट्रोजन के सामने मैंने 2 लिखा, अब नाइट्रोजन इधर कितने हो जाएंगे, तो 2 इधर नाइट्रोजन, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बंधुओं, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने इसके सामने 2 लिखा, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की संख्या गिनूं, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो सर यहाँ पर 3 दूनी 6 है, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 1 11। ऑक्सीजन तो गड़बड़ हो रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा देखो नाइट्रोजन वहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए नाइट्रोजन 2 और 2 4, तो इधर भी 4 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, मेरे को करना पड़ेगा सर इसके सामने में 4 लिखना पड़ेगा। चलो इसके सामने में 4 लिखा, अब नाइट्रोजन 4 हो गए, ठीक है। अब कॉपर तो अभी छूना मत, कॉपर तो जैसे का तैसा है, उसको बिल्कुल संतुलित है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, अब इधर हाइड्रोजन को संतुलित करो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसके सामने में 2 लिखा, अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 दूनी 4, यहाँ पे ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर हो गया, हाँ सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया भैया आपके बराबर कितने हो गए 4, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, इसको भी बराबर कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। हाँ सर हाइड्रोजन भी हो गए 4, नाइट्रोजन इधर कितने हो गए हैं 3, ठीक है, 3 बोलता हूँ सॉरी 4, क्योंकि सामने में क्या है 4, तो नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन, बस कौन बचा है ऑक्सीजन। अब गिनो ऑक्सीजन को, सामने में 4 लगाने से इनका देखो इधर ऑक्सीजन 3 है, तो 4 तिहा क्या हो जाएगा जी, 4 तिहा हो जाएगा सर 12, ठीक है। अब मतलब ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 12 हो जाएगी, टोटल ऑक्सीजन की संख्या 12। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर आपके 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पर देखो 2 एकम 2, और इतने को टोटल करो कितना आता है 4 2 6 और 6 और 6 12, टोटल इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी आती है बच्चों 12 आती है। तो इस प्रकार से आपके हो गए समीकरण संतुलित, आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरी तरीके से समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करने हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका और ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है बच्चों, बस आपको माइंड अच्छे से लगाने हैं, और आपको नियम पता होने चाहिए कि कहाँ पर आपको सामने में लगाने हैं, ठीक है। नियम तो पता चल गया, अब थोड़ा सा बस गुणा भाग वाली थोड़ी सी दिमाग लगानी है, जो कि आपके पास तो है ही, ठीक है। अब देखो आगे अगला प्रश्न, छठवां के बाद आते हैं अब 7वें नंबर पे, ठीक है। अब जो भी हो नंबर इधर उधर हो जाएगा, चलो ये 7वें नंबर हो जाएगा। अब देखो फेरस Fe और H2O ये सब है ना, तो फेरस और H2O मतलब जल के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 प्लस H2 बना रहे हैं। तो देखो कैसे समीकरण को संतुलित करना है। फेरस तो अपना संतुलित है कि नहीं, नहीं है यार। इधर फेरस कितने हैं, देखो फेरस कितने हैं देख लो सर, इधर फेरस की संख्या 1 है, 1 है कि नहीं, हाँ। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की संख्या सर 2 है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की संख्या सर 1 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चों, इधर देखो फेरस की संख्या कितनी है भैया 2 है सर, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भैया 3 है सर, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भैया 2, ठीक है, मैंने सभी लिख दिए। अब देखो फेरस को पहले संतुलित कर लो, फेरस इधर कितने हैं 2, तो क्या करूंगा इधर आ जाओ, इसके सामने मैंने क्या लिखा, मैंने लिखना है 2, तो अब हो जाएगा भैया फेरस 2। अब फेरस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सामने में 2 ना आया। हाइड्रोजन, अब देखो अब किसको देखा जाए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, गड़बड़ है, तो क्या करूंगा इसके सामने मेरे को लिखना पड़ेगा 3। और जैसे ही 3 लिखा तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन 3 थे, अब ऑक्सीजन 3 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, अब इधर हाइड्रोजन हो गया भैया 6, हाइड्रोजन कितने हो गए पता है, हाइड्रोजन हो गए सर 6, ठीक है। अरे इसको मिटा दो भैया,
कई को रिपीट कर रहे हैं उसी को, ये 6 तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर, अब इधर हाइड्रोजन क्या करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारा इसके सामने में लगा दो 3, अब ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक। तो चलो 3 दूनी ये क्या हो जाएगा 6, तो हो गया आपका समीकरण संतुलित। आप देख पा रहे हो कितना इजी है। तो आई होप बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करना, कोई भी रासायनिक समीकरण इधर कमेंट में आप कर सकते हो कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। देखो भाई एकदम टफ नहीं, क्योंकि एकदम टफ मैं आपको बताया नहीं हूं, ये केवल एकदम बेसिक पार्ट है। और बड़े बड़े रासायनिक समीकरण होते हैं जिसको आंशिक समीकरण मेथड द्वारा बनाया जाता है, जो कि आप क्लास 11वीं में पढ़ते हो। अगर आप क्लास 11वीं को स्टूडेंट हो तो आंशिक समीकरण मेथड को देख लेना, उसका अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों बहुत बेसिक। आप अगर आर्ट क्लास के भी बच्चे इसको देख ले, 7वीं 8वीं कक्षा के भी बच्चे देख ले, तो उसको भी बिल्कुल ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप फास्ट गाइड के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को इतना दबा के शेयर करना कि ये हर विद्यार्थी के पास पहुंच जाए और उसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कोई भी दिक्कत मत हो, ठीक है भैया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।